संग्राम, आई थिंक एक राजीव गांधी अवार्ड 2012 में आपको मिला। हाँ सर। छत्रपति शिवाजी अवार्ड, हाँ सर, नेशनल अवार्ड मिला सर। वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर अवार्ड आपको मिला। हाँ सर। गोल्ड मेडलिस्ट इन जॉन रिड्स बिग 5 इंटरनेशनल में। हाँ सर। बिग बॉस का भी करना एक नॉर्मल था, हालांकि उस शो से मुझे फ़ायदा हुआ, मगर अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, क्यों नहीं जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। जागो उत्कल के एक नया एपिसोड में आप सभी को स्वागत करता हूं मैं विवेक। आज हमारे जो अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं, सच में उनके बारे में कुछ बोलने से पहले मैं एक श्लोक बोल के उनका स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता से है। और मतलब ये जो श्लोक है, उनका पर्सनालिटी, उनका जो स्टोरी है, उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। वो श्लोक है मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ यते गिरि जत कृपा तमहं बंदे परमानंद माधवं। तो विच मीन्स लाइक अगर आपके पास वो डिवाइन पावर है और डिवाइन पावर आपके ऊपर है, तो आप दुनिया में कोई भी मुश्किल कितना भी प्रॉब्लम हो आपके ऊपर, आप वो सबको ओवरकम कर सकते हो। कोई अगर पंगु है, मतलब डिसेबल है, वो भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकता है। वैसे कंटेक्स्ट में था वो। बट हमारा आज जो गेस्ट है, बिल्कुल उनके जो लाइफ स्टोरी है काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि वो बचपन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें मतलब आप सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल है। वो बचपन में उसी बीमारी से जूझ रहे थे। एंड आप सोचो, उसके बाद वो हमारे देश के सबसे बड़े रेसलर बने। और रेसलिंग नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को काफ़ी बार रिप्रेजेंट किए, वर्ल्ड्स बेस्ट रेसलर का खिताब भी इंडिया के लिए लेके आए। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एपिसोड। और सिर्फ रेसलिंग नहीं, रेसलिंग के बाद उन्होंने बॉलीवुड एंट्री भी किया, बिग बॉस, नच बलिए, ये सारे प्रोग्राम्स भी किए। मैं और बिल्डअप नहीं दूंगा, स्वागत करूंगा संग्राम सिंह सर। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जो आपकी हिंदी है उड़ीसा के होते हो तो बहुत काबिल तारीफ़ है। जिस हिसाब से आप हिंदी बोलते हैं बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने 2-3 इंसान देखे हैं जो उड़ीसा के हो गए इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। हाँ। एक मेरे परिचित हैं, दोस्त हैं, संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी है, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं वो भी, क्योंकि आप देखिए, उनको देख के लगेगा कि नहीं के उड़ीसा के हैं। हाँ। दूसरे हमारे जो अभी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हाँ। वो भी बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। हाँ। उनकी जो हिंदी है उड़ीसा थोड़ा टच आता है, मगर क्यूट है, अच्छा है। तो आपकी हिंदी भी क्यूट है। थैंक यू सो मच सर। हम लोग हिंदी मतलब उड़िया वाला हिंदी बोल लेते हैं। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। हम लोग बहुत आभारी हैं, और इतना लाइक इसे ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आप अपना बिजी शेड्यूल में समय निकाल के हमारे साथ टाइम स्पेंड किए। सो सर, मतलब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सो पहले सर ये बताइए कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ आपका? देखिए, हम सब का जर्नी शुरू होता है गांव से ही। अच्छा। हम सब वहाँ से आए हैं जो बहुत, मैं जब पैदा हुआ तब तो गांव में बिजली भी कम थी। अच्छा। कच्चे घर होते थे। आज भी अगर जन्मदिन की बात पूछता हूँ तो वो मेरी माता जी वो सब ये कहते हैं कि बारिश आ रही थी, खीर बनी थी, शाम का टाइम था, क्योंकि तब इतने लिखते थे नहीं। ये कुंडली बनाना, ये सारी चीज़ करना थोड़ा बाद में चालू हुआ है। मानना, मेरा मानना ये है भैया कि आपका भाग्य है, आपका लक, आपका लक्ष्य, आपका सब कुछ देखो यहाँ पे है। अच्छा। जितनी मेहनत करो वो मजबूर हो जाएगा देने के लिए। हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़े खड़ी हो जाती है। अच्छा। तो गांव से मैंने स्टार्ट किया था, और जैसे काफ़ी तकरीबन अब तो तकरीबन सबको पता चल गया कि भैया मैं बचपन में थोड़ा सा, जब मैं 3-3.5 साल का था, रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था। रूमेटिक अर्थराइटिस वो होता है जो डॉक्टर बोलते हैं कि 30 प्रकार का होता है। अच्छा। 30, मगर जिसको गठियाबा बोलते हैं, आम बात। जैसे जो खाना क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ आप सबको कि रूमेटिक अर्थराइटिस होता क्या है। आम बात यानी खाना जो खाते हैं वो आंत में हमारे पचता नहीं, कहीं सड़ जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, एक्टिविटी हम कम करते हैं, तो
वो बॉडी का पार्ट थोड़ा सा काला हो जाता है और वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। अच्छा। फिर डॉक्टर दवाई देते हैं, तो वो स्टीरॉयड देते हैं, कुछ देते हैं तो खून पतला हो जाता है, वो उसमें जाता है, हम सोचते हैं थोड़ा आराम आ गया। दवाई के बाद ऐसे हड्डियाँ काट देती एक दूसरे को, ऐसे गैप हो जाता है। फिर वो गैप हो जाता है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी 99.9% ठीक नहीं होती, डेथ के साथ जाती है। अच्छा। अगर मैं आप सबको बताऊं कि ये बीमारी 200% क्योरेबल है। अच्छा। कोई भी ऐसी बीमारी है नहीं जो क्योरेबल नहीं है। कैंसर है, शुगर है, बीपी है, टीबी है, आर्थराइटिस है, जॉइंटिस है, ये डायबिटीज़ है, ये बीमारी थोड़ी लाइफस्टाइल डिजीज है। जब हम हमारी दैनिक दिनचर्या है जो, उसको अगर हम थोड़ा सा डगमगा देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, उल्लू बन जाते हैं, तो फिर बीमारी आ जाती है। जब इंसान बन जाते हैं, टाइम से सोते, टाइम से उठते, तो फिर बीमारी चाहे गायब हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए क्या है कि एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, अच्छा। जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर तन का कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो आप व्यायाम कीजिए, मन का अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जाए ना तो ध्यान कीजिए, और अन्न का कुछ ज़्यादा बढ़ जाए ना तो फिर उसको बोलते हैं कि भैया आप अन्न का त्याग कीजिए, मतलब व्रत कीजिए, फास्ट कीजिए। तो यही है, हम उल्टा करते हैं कि भैया मन को घुमाते रहते हैं, तन शांत रहता है। अगर तन घूमता रहेगा तो मन शांत रहेगा, और मन घुमाते रहे तन अशांत रहेगा। हम आजकल की हम सोचते हैं कि भाई हमने एक बड़ा सा वो खरीद लिया है, या हम एक्टर बन गए हैं, या हम पॉलिटिशियन बन गए हैं, हम सोशलिस्ट बन गए, हम स्पोर्ट्स पर्सन बन गए हैं, और हम सोचते हैं कि ये सक्सेस है, ये सफलता है। अगर आप खुश नहीं हैं, आप बेचैन हैं, आप कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो आप सफल नहीं हैं। बिल्कुल। अगर आप शांत हैं, आप खुश हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िंदगी में दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। भले ही आप चाय बेच रहे हैं, भले ही आप केले की रेहड़ी लगा के बैठे हैं, भले ही आप सब्जी बेच रहे हैं, तो भैया आप सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल है। ट्रू। आप सफल हैं। तो सफलता की जो डेफिनेशन जिन्होंने दी है ना, वो ढेर सारे ने अलग अलग दी है। मैं अभी कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मैंने इतने गरीब देखे हैं, उनके पास पैसे सिवाय कुछ है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वो है, मेरी माँ मुझे एक बात कहती है कि भैया बड़ी बात वो है कि जो आपके साथ इंसान जो जुड़े हुए हैं ना, वो आखिर तक अगर आपके साथ हैं तो आप धनवान हैं। अच्छा। और इंसान कमा लो, पैसा तो अपने आप आ जाता है। बिल्कुल। हम उल्टा करते हैं, पैसे को तो संभाल के रखते हैं, इंसान को इस्तेमाल करते हैं। हाँ। इंसानों को संभाल के रखो, पैसे को इस्तेमाल करो। बिल्कुल। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, तो मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था। फिर बहुत हम्बल फैमिली थी, कभी यहाँ दिखाते कभी वहाँ दिखाते, तो कुल मिला के बात नहीं बनी, ठीक नहीं हुई। दर्द यहाँ फैला, यहाँ फैला, यहाँ फैला, वो हर जगह आ गया। फिर दिल्ली आए, कुछ घर वाले बड़ी मुश्किल से दिल्ली लेके आए, तो पता चला कि भाई डॉक्टर बोले कि जब दिल्ली आई तो कि भैया बीमारी ठीक तो होगी नहीं। मैं 7-7.5 साल का था, जिस बच्चे को बाहर बैठा था तो डेथ के साथ जाएगी, मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। और दिन में मुझे 12, 13, 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदा ऑयल से। अच्छा। नेचर उसका एक डॉक्टर मिले थे मुझे, डॉक्टर याद है, वो बड़े कमाल के इंसान थे। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई ये बीमारी क्योरेबल है। पहला डॉक्टर था, पहला इंसान था जो कह रहा था क्योरेबल है। अच्छा। तो उसने मुझे कुछ टैबलेट दिया तो मुझे थोड़ा आराम आया, फिर मुझे लगा फिर बीमारी आ गई। तो नेचरपैथी से, आयुर्वेदा से, वर्कआउट से, इनसे बीमारी ठीक की। और मैं एक ऐसे टफ स्पोर्ट्स में आया, या तो खड़ा नहीं सकता, क्योंकि सबसे ताकतवर अगर कोई खिलाड़ियों में देखा जाए, धरती पे देखा जाए, तो पहलवान होता है। पहलवान होता है ये। क्यों पहलवान ताकतवर क्यों होता है कि बाकी स्पोर्ट्स में आप किसी दूसरी चीज़ का सहारा होता है। बॉक्सिंग में ग्लव्स का हो गया, जूडो में आपने कपड़े पकड़ लिए, क्रिकेट में बैट हो गया, हॉकी में आपके पास हॉकी हो गई, स्टिक हो गया, बॉक्सिंग में ग्लव्स हो गया। तो कुश्ती में सिर्फ बॉडी टू बॉडी कनेक्ट होता है, शरीर को पकड़ के उठा के दाव मारना पड़ता है। हाँ। तो इसीलिए सबसे ताकतवर पहलवान होता है। पहलवान होता है। ट्रू। और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होगा पहलवान होगा। और उसके लिए क्या है कि आपको बहुत संयम चाहिए,
बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए और बहुत डेडिकेशन चाहिए, तब जाके आप एक खिलाड़ी बनते हैं। सर मतलब वो जो पहलवान है, जो पहलवान का वर्ड जब हमारे दिमाग में आता है तो एक इमेज बनता है दंगल वाला, आमिर खान के दंगल वाला। बट आप तो हॉलीवुड के हीरो जैसे लग रहे हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, कच्छा पहन के, मतलब आप सच में वैसे ही जो वो प्रैक्टिस आपका वैसे ही था। देखिए, जो दंगल में था वो फिल्म थी, दंगल में सिर्फ 5% भी नहीं दिखाया गया है। अच्छा। 4-5% है, वो फिल्म थी। एक्चुअली जो हार्ड वर्क है, जो डेडिकेशन है, जो बहुत टफ है, वो 95% ज़्यादा है। अच्छा। तब जाके आप उस लेवल पे आते हो, ये चीज़ें होती हैं। तो क्या है कि दंगल में आमिर जी ने अच्छा प्रयास किया एक रेसलिंग को सही तरीके से वो करने का, और गीता बबीता उनकी लाइफ पे वो करने का, वो हमारे उधर से ही हैं। सुल्तान में सलमान जी ने प्रयास किया कुश्ती करने का, मगर वो उनका डिफरेंट था स्टोरी, वो फिक्शन था, वो रियलिटी बेस्ड था। तो क्या है कि अब जब एक सुपरस्टार, जब आप पहलवान बनते हैं या वो करते हैं, तो देखो गेम को भी फ़ायदा होता है, और उन दोनों की फिल्में हिट रही, उन दोनों को भी फ़ायदा हुआ। हाँ। क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था, नई चीज़ें थी, नया वो था, तो अच्छा था ये। मगर क्या है कि फिल्म में हम थोड़ा सा देखते हैं, रियल लाइफ में तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। कि आपको इंडिया की आबादी 145 करोड़ आज, तब 130-35 थी, 30 तो होगी। तो जब आप आते हैं, आपको पहले जिला स्तर पे जीतना, फिर आपको राज्य स्तर पे जीतना, फिर आपको नेशनल कैंप में आना, फिर नेशनल जीतना, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, देश के बाहर जाना, तो करना, तो मतलब एक प्रोसेस तो है। हाँ। तो मैं खड़ा नहीं हो सकता था, कभी चल नहीं सकता था, तो मैं अखाड़े में आना या जिस जर्नी को देखना, तो मैं इतना कमज़ोर था कि कोई पुश करे तो मुझे फ्रैक्चर हो जाता था। कोई पुश करेगा तो फ्रैक्चर हो जाता? हाँ, शोल्डर वोल्डर बहुत कमज़ोर था। अच्छा। एक बच्चे ने ऐसे धक्का दे दिया था, तो मैं गिर गया था और शोल्डर में मेरा साइड से हो गया था। अच्छा, क्रैक आ गया था? क्रैक आ गया था। और जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके ढेर सारे होते हैं, देखो याद रखो, कंबल वही खींचेगा जो पास होएगा। हाँ। 12 कंबल खींचने नहीं आएगा। तो सब मजाक उड़ाते थे। तो मेरी लाइफ का रिजेक्शन मोटिवेशन है। ओके। खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था। आज मेरा स्टेमिना मेरी ताकत है। मैं बोल नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि रूमेटिक अर्थराइटिस इतना ख़तरनाक हो गया था कि स्लाइवा आता था, मतलब राल से मैं अटक अटक के बोलने लग गया था। मैं बोल नहीं पाता था ढंग से। फिर मुझे मौका मिला इंडियन आर्मी के जवान से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनने का, मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। हाँ। अब IIT IIM से लेके हार्वर्ड, या मैं बहुत जगह जाता हूँ। अब लबासना जाता हूँ, जहाँ पे देश के IAS IPS IRS वो करते हैं, उनको सिखाते हैं कि भैया आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, या आप कैसे एथिकली देश चला सकते हैं। तो क्या है कि हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया हमें नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। क्या बात है सर। अगर आप खुद को पहचान लेते हो ना, तो फिर बाकी चीज़ें कोई महत्व नहीं रहता कि वह क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। मैं किसी एक बात और बोलता हूँ हमेशा कि शेर और चीता बहुत ताकतवर होते हैं, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। शेर भी परफॉर्म करता मिलेगा, चीता भी करता मिलेगा, वो करते सब मिलेंगे। और आप भेड़िए के बच्चे को उठा लो, वो पूरा शहर गांव तहस नहस कर देगा, क्योंकि उसकी USP है। तो दिक्कत क्या है कि हम दूसरों की क्वालिटी, दूसरों की क्षमता, दूसरों की एबिलिटी, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए लगे रहते हैं। खुद की ज़िंदगी जी के ही नहीं जाते, ना ज़िंदगी जीते, ना हमारे टैलेंट के साथ न्याय करते। और इंसान को छोड़ के बाकी सारी चीज़ मैक्सिमम तक जाती है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पेड़ है, जिसमें भी जान है, इंसान को छोड़ के वो मैक्सिमम तक जाएगा, मतलब एक पहुंचेगा। इंसान ये नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात आप अच्छा कर रहे हो, मगर आप अपने टैलेंट के हिसाब से शायद अच्छा ना कर रहे हो। तो हमारे क्या है, इंसान क्या कि सबसे समझदार प्राणी इंसान है, मगर सारी बात भी इंसान के पास में ही है। ये ब्रेन ही हमारा दुश्मन बन गया है। जो ब्रेन हमारा दोस्त होना चाहिए वो दुश्मन है, और कई बार हमारा दुश्मन हमारा दोस्त हो जाता है। हाँ। जब आपका स्पोर्ट्स में कहावत है, खेल में, अगर आपको अच्छा बनना है तो आप में टैलेंट चाहिए, आपको बेस्ट बनना है तो आपको हार्ड वर्क होना चाहिए, लगातार हार्ड वर्क करना है।
कंसिस्टेंट होना चाहिए। और आपको ओनली वन बनना है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जिससे आप वो पा सकते हो। अच्छा। चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे आप वो फिल्म है, चाहे बाकी चीज़ें, चाहे कुछ भी है। जैसे बाई इंसिडेंट या बाई कुछ कह लो कि मुझे मुंबई आना हुआ या कोई लेके आए या बाकी चीज़ किया, तो मैं कभी भी ये फील नहीं करता कि भैया ये करना चाहिए। पहले तो मुझे पता नहीं था, सब ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे पता चला, मैं नेगेटिव रोल नहीं करता। मैंने कई सुपरस्टार की फिल्में छोड़ी हैं, कोई छोटा रोल नहीं करता। बड़े लेंथ के रोल ही करते हैं। नहीं, मतलब रोल करो जो इम्पोर्टेंट हो, मतलब हाँ, जो छोटा हो बड़ा इम्पोर्टेंट हो और उसका एक महत्व हो, पॉजिटिव चीज़ करो। क्योंकि एक सुपरस्टार ने मुझे बोला यार फिल्म में 2 घंटे की 30 मिनट का रोल है, बड़ा कमाल का रोल है, अच्छा रहेगा, लास्ट में आपकी मेरी फाइट है। तो मैंने कहा क्या करता है? बोला ये बच्चों को किडनैप कर लेता और मैं छुड़ाता हूँ, ये सब करता हूँ। तो मैंने उसको आके बोला कि भाई साहब बात ये है कि हम तो हीरो पैदा हुए थे, हीरो ही मरेंगे। अच्छा, समझ रहे हो ना? तो ऐसे मस्ती में तो क्या है कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये एक्टिंग करना नहीं है या स्पोर्ट्स करना नहीं है या ये मोटिवेशनल स्पीच देना नहीं है या सोशल वर्क करना नहीं है। मेरा मानना ये है कि भाई मैं किसी भी तरीके से अपने देश को किसी भी तरीके से आगे ले जा सकूँ, वो मेरा उद्देश्य है। अच्छा। चाहे वो इंटरटेनमेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो बाकी चीज़ है। क्योंकि मैं देश के लिए सोचता हूँ। पहले नादान थे, पता नहीं था, क्योंकि जो पहली माँ है ना वो धरती माँ है। जो देश का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ होगा? हाँ। इसीलिए जो देश के बारे में बात नहीं करता, सोसाइटी के बारे में बात नहीं करता, नेचर के बारे में बात नहीं करता, तो मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मेरा दोस्त नहीं है। बिल्कुल। मैं कोई बीजेपी, कांग्रेस, आप ये सब मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। मेरे लिए देश महत्व रखता है। जो देश का है वो मेरा है। और मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश तो रहेगा ना। देश तो रहेगा। तो देश के लिए काम करो। सर ये जो मतलब रेसलिंग हो गया, आर्चरी हो गया, ये जैसे स्विमिंग हो गया, ये आपको नहीं लगता है कि हमारा जो स्कूल का करिकुलम है उसमें ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए? मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को बोला था कि भैया दो तो आप ऐसे बनाओ कि स्पोर्ट्स में और मोरल वैल्यूज में जो फेल हो जाए, बाकी करो। बोले उसने बोला कि आइडिया तो सही, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि एक बार बात किया था हमने एक प्रोग्राम में, तो खाली रेसलिंग या आर्चरी या स्विमिंग नहीं, जो भी स्पोर्ट्स है, एक स्पोर्ट्स का चैप्टर होना चाहिए। किसी देश की ताकत देखनी है ना, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि फिर किसी भी देश की प्रगति देखनी है, ताकत देखनी है, तो ये मत देखो उसने क्या बिल्डिंगें बनाई हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या स्टार्टअप है, क्या कुछ है। उसकी सेना और स्पोर्ट्स कितना मजबूत है तो देश उतना मजबूत है। बिल्कुल। और ये तभी मजबूत होगा जब युवा मजबूत होगा। ये जो तिरंगा लहराता है ना, तिरंगा कोई यहाँ पे कोई गाने से तिरंगा नहीं लहराता या बाकी चीज़ करने तिरंगा नहीं लहराता। ये हमारे सारे फौजी भाइयों की सांसें जो वहाँ पे रुकी है ना, जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए, उन्हीं कारण तिरंगा लहरा रहा है। ये उनकी सांसें जो हवा में लहरा रहा है। या जो भी अच्छा करता है, मैं नहीं कहता कि खाली फौजी ही देश को करते हैं। जो भी इंसान कहीं पे भी वो है, वो अगर अपना काम ईमानदारी से करता है, सही तरीके से करता है, तो भैया वो देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। बिल्कुल। और योगदान वो छोटा सा भी हो सकता है। कहते हैं ना कि एक श्रमदान होता है, एक रक्तदान होता है, शिक्षादान होता है। तो मान लो आपके पास कुछ नहीं है और कि कोई काम कर रहा, आपने उसकी पीठ थपथपा दी, यार वाह यार कमाला काम कर रहे हो, क्या चीज़ है, क्या कर रहे हो, तो आपने श्रमदान कर दिया। और किसी को 2 शब्द अच्छे बोल दिए, वाह यार विवेक ये कमाल लग रहे हो यार, कि कमाल का काम कर रहे हो, तो वो रक्तदान हो गया, वह खून बढ़ गया। तो कोई ऐसी चीज़ें करनी चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि जिससे उस चीज़ का फ़ायदा हो, वो चीज़ आगे आए। मेरा मानना ये है। बाकी क्या है कि जो कपड़े पहन रखे नहीं भी निकाल लिए जाएंगे। ये तो बात सही। जाने तो कुछ है नहीं। बहुत से सोचते हैं किसी पोस्ट पे आ जाते हैं या किसी पे आ जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे कारण ही हो रहा है, मैं ही करूँगा तो वो होगा। वो कहते हैं ना, वो चूहे को मिली हल्दी गांठो पंसारी बन बैठा। हाँ। बाकी चीज़ कोई आए या ना आए, मगर आपके कर्म आपसे मिलने जरूर आएंगे। बिल्कुल। तो सर मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं, मतलब वो हम अपने बच्चों का जो परवरिश करते हैं, तो उन लोगों का मोटिव कैसा रहता है कि बच्चा कैसे सक्सेसफुल बन जाए? लाइक डू वट एवर यू वांट टू डू, बट यू नीड टू बी सक्सेसफुल। लाइक आप आईटी इंडस्ट्री में जाओ या आप आईएएस बन जाओ, ओएस बन जाओ, वो मोरल वैल्यूज़ पेरेंट्स में ही नहीं है। देखो क्या होता है, देखो जो माता पिता हैं,
या गुरु हैं, वो साधारण इंसान तो होते नहीं। वो एक ऐसे इंसान होते हैं जो आपको सेल्फलेस लव करते हैं, चाहे माने या ना माने। हमें लगता है कि भैया इनको कुछ पता नहीं है, जब हम 40 के ऊपर जाते हैं ना तो पता चल जाता है कि भाई वो कितने सही थे या कितने गलत थे। बाकी अपने हिंदुस्तान में क्या है कि 98% लोग पेरेंट्स अपने बच्चे को पालते हैं, सिर्फ 2% परवरिश करते हैं। क्या बात है। परवरिश क्या होता है कि वैल्यूज़ के साथ बड़ा करना, सही तरीके से बड़ा करना, प्रॉपर बड़ा करना। बाकी सब भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, पालते हैं, देखते हैं। एक ये लोखंड वाला पीछे ही पड़ता है, एक पार्क पड़ता है इधर, मैं पार्क का नाम भूल गया। तकरीबन 1.5 साल की बात हो गई होगी। मैं इधर आया हुआ था, कोई प्रोग्राम था, तो मैंने सोचा तब तक पार्क में घूम लूँ, बाकी आए ना आए। तो एक बड़ी सी गाड़ी में एक लेडी आई, उस लेडी की उम्र होगी 28-29 साल। 2-3 साल का उसका बच्चा, उसने 3 साल का बच्चा होगा वो। मिट्टी डाल रखी थी पार्क में, तो आई, उसने उस बच्चे का वो निकाला, 3 साल का बच्चा हुआ, टी-शर्ट निकाली और मिट्टी में छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि मैं देख रहा था बैठे बैठा, मैंने कहा ये क्या? बोली जी इसमें अर्थ की कमी हो गई है। अच्छा। 2-3 साल के बच्चे में अर्थ की कमी हो गई है। डॉक्टर ने बोला है कि इसको आप मिट्टी में खेलने दो। अच्छा। अब मैं सोच रहा था कि भाई हम तो अर्थ ही अर्थ लेके आए हैं, इन बच्चों का बचपन कहाँ है? याद रखो, सुविधाएं आपके जो सही पोटेंशियल है, टैलेंट, उसको डेवलप नहीं होने देती। पागलपन के स्पर्श के बिना प्रतिभा नहीं होती। बिल्कुल। पागलपन करना पड़ता है, और प्रतिभा कभी सुविधा में नहीं होती। कोई कहे ना, और 2 पेड़ लगा दो आप, एक पेड़ यहाँ लगा लो इसके कंपाउंड में, पानी दो, उसका ख्याल रखो, सब कुछ करो, एक पेड़ रोड पे लगा दो कहीं भी खुले में। ये यहाँ वाला पेड़ तो आप खाद डाल रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बाहर वाला पेड़ तो पशु है, बच्चे हैं, ट्रैफिक है, सब कुछ करेगी। मगर ये पेड़ रहेगा, वो वृक्ष बन जाएगा। कहते हैं ना कि जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। हाँ। अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो फिर सारे कंफर्ट जोन में ही हो। अब मैंने स्ट्रगल किया, मैं भूखा रहा, मैंने ये सब कर दिया। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, जो युवा पीढ़ी, अगर वो चाय 6 बजे पीते हैं ना, अगर चाय 7 बजे पी ली या टॉयलेट 7 बजे करते हैं, 8 बजे कर लिया ना, तो उनके लिए दुनिया हिल जाती है। अखबार नहीं मिला टाइम पे, चाय नहीं मिली, या टाइम पे टॉयलेट नहीं किया, तो सोचते हैं भाई पता नहीं दुनिया क्या है। अरे वो भी इंसान है भैया, जो इतने से चने लेके 3-3 दिन बेचारे पहाड़ों में बर्फ़ में -40 डिग्री में ऐसे रहते हैं, +50 डिग्री जो टेम्परेचर होता है गर्मी में, उसमें खड़े रहते हैं, तो बगैर कुछ खाए पिए। तो क्या है कि हम चले जाएंगे, बाकी सब कहेंगे कि भैया ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ सही है, वो चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। हम वाद विवाद करते रहेंगे। मगर जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी वो बिना संघर्ष के ना निखरेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। संघर्ष के बिना कोई मान भी नहीं होता, ना कोई बनता, ना कुछ चलता। बिल्कुल सर, ये भी एक मतलब आप इसे एक स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं। जैसे बिहार हो गया, यूपी, बिहार इज़ फेमस फॉर लाइक प्रोड्यूसिंग मोर IAS IPS, वहाँ से आते हैं। आप रेसलिंग ले लीजिए, हरियाणा, मतलब हरियाणा की हवाओं में क्या है, मतलब आप देखिए वर्ल्ड के बड़े बड़े रेसलर्स हरियाणा से बिलोंग्स करते हैं। रेसलर नहीं, अब इंडिया का 80-90% स्पोर्ट्स हरियाणा से है। हाँ। ओलंपिक में अगर 6 मेडल हैं तो 3-4 हरियाणा से हैं। हाँ। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहावत है कि भैया आपके पास पैसा, गाड़ी, घर हो या ना हो बड़ा, मगर आपके घर में बच्चा, लड़का, लड़की और पशु, गाय, भैंस जो हैं, वो मजबूत होने चाहिए। अच्छा। अब शहरों में आएंगे, देखो इस संसार का सबसे मुश्किल काम पता क्या है? समझदार को समझना और समझदार को समझाना। जो पढ़े लिखे समझदार हो जाते हैं ना, बिग बॉस में जाके मैंने उसका फ़ायदा किया है। कैसे? पहले लोग ये सोचते थे कि भैया इसमें वो इंसान आते जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, या वो इंसान आते जिनका करियर ख़त्म है। मैं बहुत क्लीन एक इंसान गया था। भले ही लोग मुझे नहीं पहचानते थे, मैं खुद कह रहा हूँ, उससे पहले, क्योंकि क्या है कि स्पोर्ट्स बहुत कम था। स्पोर्ट्स तो अभी आ रहा ना बाकी उठ के, तब कहाँ स्पोर्ट्स था बाकी। क्रिकेट को छोड़ के। और उसके बाद जब मैं वहाँ तक आया तो लोग सब इज्जत करने लगे थे, नहीं यार ये रेसलर है, अच्छा इंसान है, सही बात है। हम जैसे थे वैसे ही रहे वहाँ पे, तो वैसे ही मैं रहता हूँ।